ओके साहिल जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना। स्क्रीन विजिबल है आई थिंक। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। तो आज हम लोग जैसे लास्ट टाइम हम छोड़ा था, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाद आज हम लोग थोड़ा करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज। सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बनती है, क्या होती है, और इसके अंदर में क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन में रखना है। राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है कि हम डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रख सकते हैं। और एक सिक्योरिटी पॉलिसी, जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पॉलिसी को किस तरह से डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए और उसके अंदर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो सब सारी चीजें के बारे में थोड़ा सा ये है। ठीक ठीक है, है। तो ये है कि सिक्योरिटी पॉलिसी, जाहिर बात है कि सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर में हमारे प्लान्स होते हैं, प्रोसेसेस जो भी हमने करते हैं वो होती है, प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं कि स्टेप वाइज क्या क्या किया जाएगा, और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत में आते हैं, चाहे वो आपके CIDSS के अंतर्गत में आए, चाहे वो हिप्पा के अंतर्गत में आए, चाहे वो RBI IT में आते हैं। ये ज़्यादा स्टैंडर्ड्स, और साथ में उस स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइंस को जो फॉलो करने हैं, वो गाइडलाइंस भी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर में आते हैं। तो ये सारे मिलाकर एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, जिसमें पूरी तरह से टोटली डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस को दर्शाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, क्या नहीं है, क्या चीजें रहती हैं, कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन, कौन से उनके रेगुलेटरी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनके, क्योंकि कॉम्प्लायंस के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पार्ट होता है। कोई भी जब कॉम्प्लायंस की चेक होती है या कुछ इस तरह का आता है या ऑडिट होती है, तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स बहुत काम में आते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज जनरली है कि पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका जो वर्क है वो किस तरह से आप सेफ और सिक्योर तरीके से काम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर में हर एम्प्लॉय के गाइडलाइंस, उसके ऑपरेशंस या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सेंसिटिव और बोलेंगे नॉर्मल ऑपरेशंस के बारे में भी पूरा डॉक्यूमेंटेड रहता है। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी एक इंटीग्रल पार्ट है पूरे, जहां पर आपको सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल करने की रहती है। और लगभग आज के में इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सिक्योरिटी पार्ट हो रहेगा ही, ताकि उनकी इंफॉर्मेशंस को कोई बिना किसी इजाजत के चोरी ना कर सके, यानी अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस ना ले सके। ओके। तो क्या जरूरत पड़ती है हमें सिक्योरिटी पॉलिसी? सबसे पहला जरूरत है कि ये प्रोवाइड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल में आते हैं वो सारी चीजें सभी को पता हो और सबके पास एक बात पहुंचे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कॉम्प्लायंस के बेस पे, जैसे बोलते हैं कि कॉम्प्लायंस के बेस पे बहुत ज्यादा काम होता है, इसके पास रिकॉर्ड होती है कि हमारी पूरी साल भर की एक्टिविटीज क्या हुई, वो सारा इंफॉर्मेशन भी इस पे रहता है। इससे ये है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है, अब लोगों को जानकारी होगी, तो वो जाहिर बात है कि बाहरी लोगों से बचाने में ज्यादा बेहतर काम करते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंट भी साइन होती है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, जिसे NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर भी साइन होती है, वो भी साइन होती है। इसके बाद है कि सीनियर मैनेजमेंट में कौन मतलब सिक्योर एनवायरनमेंट को बरकरार रखने के लिए सीनियर मैनेजमेंट क्या करती है, क्या उसके कमिटमेंट्स है, किसको ये परमिशन है, किसको ऑथराइज्ड है, कौन अनऑथराइज्ड है, सारा पार्ट ये रहता है। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ये सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है, तो सबको इसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से पता रहता है कि पहले किसको इन्फॉर्म करना, फिर किसको इन्फॉर्म करना, ये सारा इंफॉर्मेशन लाइनअप।
इससे क्या है, किसी तरह के सिक्योरिटी इंसिडेंट होने से बचाता भी है और ब्रीच होना कम करता है। ये सारे फायदे होते हैं एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने से। ओके। हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी के एडवांटेजेस क्या है, मतलब खासियतें क्या है कि चलिए वो तो है कि जरूरत है कि बच्चे इन सब काम करना है तो सही है, तो यही उसके फायदे भी हैं कि एनहेंस डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी और डेटा की सिक्योरिटी को बहुत इम्प्रूव करता है। रिस्क को मिटिगेट करता है, किसी भी तरह के रिस्क आने से पहले ये इसके आधे रिस्क इम्प्लीमेंटेशन के कारण ही खत्म हो जाते हैं। मॉनिटर्ड और कंट्रोल डिवाइस जिससे जो डेटा ट्रांसफर की बात होती है। इसके अलावा नेटवर्क परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जाहिर बात है डेटा ट्रांसफर अच्छा हो रहा है तो नेटवर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। इसके अलावा आपका है कि क्विक रिस्पॉन्स टू इशू, किसी भी तरह का इशू आता है तो तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके, और लोअर डाउन टाइम रहता है। और सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट की कम हो जाती है, क्योंकि अगर एक भी घटना घटती है तो उसके नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोगों को इन्फॉर्म होती है, तो उससे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है अगर लोड इस तरह के इंसिडेंट बार बार आए तो। उस इंसिडेंट को रोकने के लिए भी ये सबसे सहायक है सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके। एक अच्छे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के लिए या करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, इट्स कंसाइज एंड क्लियर। यानी बातों की बात लिखी जाए, जैसे बहुत जगह पर मैंने देखे डॉक्यूमेंट, उसमें किसी भी एक चीज को डिस्क्राइब में बहुत ज्यादा भी लिखते हैं। उतना लिखने की डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कंसाइज क्लियर है कि हाँ ये काम है। ये भी देखना है कि वो यूजेबल है या नहीं, यानी हमारे काम के लायक है या नहीं है, हम्म। ये चीज जरूरी है। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, भी याद है कि हर कंपनी का बजट अलग अलग होता है, तो उसके बजट के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अब जो चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर छोटी कंपनी है, छोटी इनकम है, तो उनकी सिक्योरिटी भी कम लेने से काम हो जाएगा, क्योंकि उस पर अटैक वैसे भी कम होंगे। अलग अलग राइट। के ऊपर आता है, बड़ी कंपनियों पर अटैक ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पे बड़े रिसोर्स मिलते हैं, तो उनको सिक्योरिटी का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, उसमें बजट भी बहुत ज्यादा होगा। फिर सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल हो। यानी अंडरस्टैंडेबल का मतलब हो गया कि जानकार से देखे पॉलिसी को तो समझ जाए। नेक्स्ट, ये रियलिस्टिक भी होनी चाहिए, यानी कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दो, कुछ भी आप कर दो, बल्कि रियल ऐसे सिनेरियो मैच होने चाहिए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि अगर एक बार अप्लाइड हो तो उसे रेगुलर अप्लाई भी करना है। मतलब लोग क्या करते हैं कि रूल तो बनाते हैं बट अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो चीज अप्लाई एप्लीकेबल भी रेगुलर बेस पे होना चाहिए। प्रोसीजरली टॉलरेबल, अगर किसी को कोई चीजें या उनकी नहीं करनी करनी है तो उसको सारा प्रोसीजर करना है। और अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसी अच्छी बनाते हैं तो आपका लीगल कॉम्प्लायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें आप पूरी चीजें मिल करते हैं और ये बेस्ड रहता है स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला है कि क्लियर कम्युनिकेशन सबसे मेन चीज है। उसमें जो भी कैरेक्टर्स लिखे हैं, जो भी चीजें लिखे हैं, जार्गन ना मत अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एक मिनट प्रशांत, आपकी थोड़ी सी आवाज ब्रेक हुई है अभी। दोबारा से रिपीट करेंगे अभी? क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जनरली जो भी आप, अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी बनाई, अब हम्म। पॉलिसी में जो लिखा है उसको पढ़कर आधे लोगों को कुछ समझ में नहीं, हम्म। या कोई जो ट्रेनर अगर कोई अगर उसको दे दिया जाए कि आप इसको पूरे इसमें समझाओ, तो वही खुद ही ना समझ पाए तो दूसरे को क्या समझेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। हम्म। ब्रीफ एंड क्लियर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी पूरी अच्छे से लिखी होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में मैंने देखा है बहुत लंबी लिख देते पॉइंट्स की,
एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करके उसको लिखी जाती है, एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं। तो वो चीज थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। भले सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट एक पेज, दो पेज, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बातें जो होनी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। हम्म प्लस अब उसका स्कोप डिफाइंड होना चाहिए, और ये है कि वो एप्लीकेबल भी होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि एग्जांपल लेते हैं कि रिज्यूमे में बहुत लोग जो पहला स्टार्टिंग लिखते हैं अपने बारे में, तो वहां पर बहुत कुछ ऐसे चीजें लिखते हैं जो उनके उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। हम्म। तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उठाकर अपने में कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर वो उसे पढ़ते ही नहीं है। राइट। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कम से कम 60% लोग अपने रिज्यूम को पढ़ते ही नहीं है। हम्म। इसके बाद है एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो भी रेगुलेटरी सिस्टम है उनके थ्रू ही एप्लीकेबल जो पॉलिसीज हैं, जो उनके नियम पहले बने हुए हैं उनको देख कर बनेंगे। रिकॉग्नाइजेस एरियाज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने जो भी एरिया बना दिया तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, और उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन की इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए कि अगर आपको ये काम करना है तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल दे कि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर भी होते हैं। वो मैनेजर उस डिपार्टमेंट का बोल सकते हैं अकाउंटेबल पर्सन होता है, या रेस्पॉन्सिबल तो सब होते हैं बट अकाउंटेबल पर्सन। ठीक उसी तरह से अगर सिक्योरिटी में अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी को देखेगा कौन। और अगर आपने 10 तरह की पॉलिसी बनाई तो क्या 10 की तरह की पॉलिसी एक बंदा तो नहीं देख पाएगा पूरी तरह। तो ये डिपार्टमेंट वाइज जैसे डिवाइड होता है, इसी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया वाइज सबको डिफाइन कर देना है, स्पेसिफिक पर्सन को देना है। यानी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना। लास्ट की सफिशिएंट गाइडेंस, गाइडेंस प्रॉपर वे से देना है ताकि उसको लगे कि हाँ जितना इसमें लिखा हुआ है वो मेरी पूरी क्लियरिटी है, मुझे समझ में आया, और मेरे लिए सफिशिएंट भी। जरूरत है उतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट की नॉलेज वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम जितनी मेरे को नीड है उतना तो होना ही चाहिए। राइट। अब सिक्योरिटी पॉलिसी में होना क्या क्या चाहिए। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर में ये 4 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला होता है हाई लेवल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हाई लेवल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें उस सिक्योरिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर अंदर। जैसे एक डिसिप्लिन सिक्योरिटी बोलते हैं, सेफ गार्ड करने के लिए सेफ गार्ड सिक्योरिटी, फिर प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए प्रोसीजरल सिक्योरिटी, और किसी भी चीज की कि भाई ये सफिशिएंट हो गया, इतना इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके लिए बोलते हैं एश्योरेंस सिक्योरिटी। ये 4 तरह की सिक्योरिटीज हाई लेवल सिक्योरिटी में आती है। कुछ होते हैं पॉलिसी डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बीच बीच में कोई पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, कोई अलग से नियम अगर डालना पड़ता है तो वो इसके बेस पे आता है कि पॉलिसी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डिसिप्लिन में हो, चाहे वो सेफ गार्ड में हो, प्रोसीजर में, कंटिन्यूटी ऑफ उसी में भी हो। क्योंकि एक बार एक ने रूल बना दिया, अब उस रूल को फॉलो करना किसी का तो काम होगा, फॉलो करवाना। नाउ थर्ड टाइप होता है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सारे रोल्स डिफाइन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती है, और सिक्योरिटी पॉलिसी के फंक्शंस वगैरह डिफाइन होते हैं। अब रोल, सिक्योरिटी फंक्शंस, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबको पता होना चाहिए कि भाई कि कौन पर्सन किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं। कंपनी में ऐसा भी होता है कि ठीक है एक पॉलिसी लगा रहा है तो उसका दिन तो काम, जैसे मैं बोलता हूँ एथिकल हैकर और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पर्सन। तो एथिकल हैकर क्या करता है, बोलता है भाई आपके कंप्यूटर में देखो ये लूप होल है, इस लूप होल को आप फिल करो। साइबर सिक्योरिटी फिल अप कर रहा है। तो जैसे इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि एक चेक कर करके बताएगा
हैक कर करके कि कहाँ से वो हैक कर पा रहा है, और दूसरा उस हैकिंग पॉइंट को प्रूव कर। तो इस तरह से फंक्शन के हिसाब से, रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से सारा डिफाइन होना चाहिए। राइट। एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टू आर्किटेक्चर एलिमेंट्स। आर्किटेक्चर एलोकेशन का मतलब हो गया, जैसे अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी कि अगर जैसे किसी भी कंपनी में कोई काम करते हैं, तो वहां पर एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंटर से प्रिंट आउट करनी है। अब प्रिंटर का एक्सेस सभी को नहीं है। तो क्यों? क्योंकि सभी अगर वो अगर दे दिया जाए तो कोई कुछ भी प्रिंट आउट करते रहेगा और प्रिंटर बिजी भी रहेगा। उसका ओके। access किसको देना? चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो BYOD हो, कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस अगर किसी को प्रोवाइड करवाना है तो कैसे प्रोवाइड करें? दैट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर एलोकेशन। ये तो हो गई बात सिक्योरिटी होती है, किस तरह से होती है, कैसे काम करते हैं, क्या है। अब सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर में लिखेंगे क्या क्या? नहीं, एक्चुअली इंफ्रा और आर्किटेक्चर में मैं समझा नहीं डिफरेंस क्या हुआ। इंफ्रा आर्किटेक्चर में जैसे यूज करिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर बात करते हैं फायरवॉल का। हम्म। अब फायरवॉल का एक्सेस हम तो डायरेक्ट फायरवॉल नहीं देते, किसी प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस होता है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस होता है। हम्म। तो वो एलोकेशन जो भी उस चीज की फंक्शनिंग पे काम करने का परमिशन सभी के पास नहीं होना चाहिए। ओके। जैसे होता है ना कि भाई कि एग्जांपल लेते हैं एक बैंक का। तो बैंक का फंक्शनिंग अगर जब तक सारे लोग मिलके काम ना करें नहीं होता। जैसे पासबुक अपडेट, जैसे कि पैसे लेन देन करना, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनाना। तो अगर आप बैंक में जाते तो हर काउंटर पे हर एक्टिविटी नहीं होती है। राइट। ठीक है, तो वहां पर क्या है, डिफाइन किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं एलोकेशन। वहाँ एक तरह का आर्किटेक्चर एलोकेशन है, इंटरनल प्रोग्राम का एलोकेट किया हुआ है कि कोई भी वो प्रोग्राम खोलेगा तो उसके पास अगर मान लीजिए जो डीडी बना रहा है, उसका काम सिर्फ डीडी बनाना, उसके पास जो कंसोल मिलेगा वो सिर्फ डीडी का कंसोल मिलेगा, वो ओके। ट्रांजेक्शन का कंसोल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राइट। तो उसी तरह से अगर सिक्योरिटी की बात करें, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस है, राउटर्स है, स्विचेस है, आपके फायरवॉल्स है, IDS IPS, इस तरह के बहुत सारे। लेकिन क्या सबका एक्सेस सबको दे दिया जाए? नहीं। सो बेसिकली क्या है कि आप जिस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं उसका सेस हो, और कुछ लोकेशंस होती हैं जो कि सबको रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हाँ, तो है। ठीक है। कॉमन कॉमन वाली चीजों को छोड़ के बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये ही है कि मतलब अभी तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर की लेवल्स होती है कि L0 L1 L2 L3। हम्म। तो वो इसीलिए होती है कि L0 को बहुत लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, L1 को उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस दिया जाता है। ओके। ठीक है, ये एक लेवल बनी हुई है ना। अब विंडो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि जाकर तुम सिस्टम वाला राउटर डिवाइस पे काम करो। हम्म। ये चीजें हैं। ठीक। हेलो। हाँ, हाँ जी। अब बात करते हैं कि टिपिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, या किस किस की होती है, या क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कंटेंट की बात करें तो सबसे पहला कंटेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोल एक तरह का सीरियल नंबर हो सकता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट के मतलब डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक ID नंबर, उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट कंट्रोल। एक सेकेंड आ रहा है। हाँ जी।
हेलो। हाँ जी। तो अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या होनी चाहिए, कंटेंट क्या क्या रहने चाहिए। यानी इसके अंदर में अगर हमें लिखना है तो किस किस बारे में लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोल एक तरह का स्पेसिफिक आईडी होती है जिससे उस डॉक्यूमेंट का पता चलता है कि ये कौन से डॉक्यूमेंट है। जैसे लोग ईयर के नाम के साथ 00123 इस तरह सीरीज बनाते हैं, तो कुछ इस तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट कंट्रोल नंबर होता है जिसमें कौन सा रेगुलेटरी सिस्टम इस्तेमाल होती है उसकी एक कोड होती है। कौन सा क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग हो सकती है, कौन सा ईयर का होता है वो कोड इंक्लूडेड की जाती है। तो इस तरह से करके कंबाइन करके हर एक कंपनी एक अपना डॉक्यूमेंट कोड बनाती है, उसे कहलाते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सेकेंड थिंग जो होती है दैट इज डॉक्यूमेंट का लोकेशन। यानी जब आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो कहाँ पर बन रहा है। अलग अलग लोकेशन हो सकते हैं, कहीं पे कोई दिल्ली में बैठ के बना रहा है, कोई मुंबई में बैठ के बना रहा है। तो उस डॉक्यूमेंट का लोकेशन पूरी एंट्री होनी चाहिए। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस कंपनी का है, उसका लोकेशन कहाँ है, ये सारे डिस्क्राइब यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है रिवीजन हिस्ट्री। रिवीजन हिस्ट्री का मतलब होता है कि वो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट किसी ने बनाया, तो पहला डॉक्यूमेंट बनाया तो उसको एक वर्जन का या सीरीज का नेम, कंपनी में ये कितने बार चेंजेस हुए किसी भी डॉक्यूमेंट की पॉलिसी में। या जैसे आज मैंने 10 लाइन की एक पॉलिसी बनाई और एक साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लाइन और जोड़ रहा हूँ। तो पहला वाला जो कहलाएगा, जैसे वो बोलेंगे वर्जन 1, और जैसे ही मैंने 2 पॉइंट और जोड़े तो मैं बोल दूंगा उसका नया नाम वर्जन 2। तो इसे कहते हैं रिवीजन हिस्ट्री, कि ये कितने बार इसके अंदर में अमेंडमेंट किए गए, या इसके अंदर में कितने डाले गए, कितने रिमूव किए गए, कितने को अपडेट किया गया। तो जब जब ये चीजें होती हैं हिस्ट्री कहलाती है। इसको बोलते हैं रिवाइज। जैसे बुक में छपा रहता है कि रिवाइज वर्जन दे, रिवाइज, उस तरह से। इसके बाद आता है अप्रूवल। अप्रूवल के अंदर में आते हैं कि कौन इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए अप्रूव्ड करते हैं, उनकी डिटेल होती है, इन इन लोगों की अप्रूवल। नेक्स्ट आता है आपका अप्रूवल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये रहता है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि डिपार्टमेंट में या किन किन लोगों को इसे दिया जाएगा। तो अब दिया जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ठीक है अकाउंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट या उसके हेडिंग के नाम या कुछ इस तरह से उसकी पूरी एक डिस्क्राइब लिखी जाएगी कि अकाउंट डिपार्टमेंट ये करता है, इसका इसका ऐसा है, या सिक्योरिटी पर्सन का मेन पर्सन ये, उनका रोल ये है। यानी एक छोटा सा डिस्क्राइब, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ इसे पहुंचाया जाए। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट हिस्ट्री। डॉक्यूमेंट हिस्ट्री में ये होता है कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मतलब एक चीज का डॉक्यूमेंट कुछ और बनाया, दूसरे चीज का एक और बनाया। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कि कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी जब बनेगी पहले, तो उसमें ये होता है कि ठीक है चलो पहला बार बना दिया, अब उसमें क्या डॉक्यूमेंट, कहीं नया document तो एंट्री नहीं किया गया है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में, बल्कि सिंपल सिंपल वे में कहें तो डॉक्यूमेंट फॉर एडमिन एंड डॉक्यूमेंट फॉर एंड यूजर्स आर डिफरेंट। हाँ, फिर हाँ ये भी है। और जैसे कोई नया फॉर्म वगैरह ऐड हो गया कि अब ये जो है इस डिपार्टमेंट को अब से ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म का एक सैंपल उसके अंदर रहता है। वो सब भी कहलाता है डॉक्यूमेंट हिस्ट्री। ओके। ठीक है। और ये हाँ डिपार्टमेंट वाइज तो डिवाइड रहता ही है कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी सिक्योरिटी पॉलिसीज कहाँ लिखनी चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट हिस्ट्री में होती है। नेक्स्ट आएगा आपका ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या रहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की बेसिक पॉइंट होती है कि ये डॉक्यूमेंट का मेन पर्पस क्या है, यानी ये डॉक्यूमेंट क्या बन रहा है, क्या चीजें हो रही है, तो पूरी ओवरव्यू लिखी जाती है। और उसके बाद उसके साथ ही लिखी जाती है उसका पर्पस,
मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनी है। इस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को बनाने से मेरे को क्या फायदा है, क्यों बनाया जा रहा है ये डॉक्यूमेंट, इसका मेन काम क्या है इस डॉक्यूमेंट का, वो पर्पस में लिखी जाती है। नेक्स्ट लिखा जाता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का फैलाव कहाँ तक है, यानी इस डॉक्यूमेंट बनाने का, इससे मुझे को अगर मैंने बता दिया ठीक है मैं इस पर्पस के लिए भी बना रहा हूँ, लेकिन इस पर्पस के बनाने से उसमें और क्या क्या चीजें हो ऐड होंगी, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क, इसका काम क्या है, इसका एक्चुअल इस डॉक्यूमेंट का रोल क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम स्कोप पे लिखते हैं। तो ये तो लगभग ये इसमें से मेन पार्ट जो ये सारे हैं, ये ज्यादातर डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज के ही पार्ट्स हैं, और कुछ कुछ है जो बीच में ऐड होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम फर्स्ट पेज में ही ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। डॉक्यूमेंट का लोकेशन क्या है, इसकी रिवीजन हिस्ट्री नंबर कितना है, यानी वर्जन 1 इस्तेमाल कर रहे हो, वर्जन 2 कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ इतना ही तो लिखना होगा। ओवरव्यू और पर्पस ये सब थोड़े से दूसरे तीसरे पेज में आएंगे। नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर में जो मेन आप टर्म्स यूज कर रहे हो उनकी पूरी डिफाइनिंग होनी चाहिए। जैसे अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मेन मेन टर्म हमारी ये है कि जीरो डे अटैक क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, ये मेन मेन टर्म्स है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन यहाँ होना चाहिए। और आपका इस डॉक्यूमेंट का भी डेफिनेशन होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट हम के बारे में अगर थोड़ा डिटेल लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट होती है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे अकाउंटेबल पर्सन कौन होगा, रेस्पॉन्सिबल पर्सन क्या होगा, वो तो आप यहाँ लिखोगे इस अप्रूवल्स वाले टाइम पे, बट रोल, किसका रोल क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी का नाम है, वो पर्सन क्या होगा, हेड है, आईटी हेड है, आईटी एग्जीक्यूटिव है, और उसका रोल क्या है, और उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने का काम करना है सिक्योरिटी में, या वो नए पॉलिसीज बनाने का काम कर रहा है, या नए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। ये सब सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन पे पूरे डिटेल के साथ उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसके रोल है, क्या क्या उसके। नेक्स्ट, टारगेट ऑडियंस। ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, मेन टारगेट ऑडियंस कौन कौन होंगे, जिनको ये जिनको देखकर ये बनाया जाए। हम्म। ठीक है, जैसे बोलेंगे अटैकर्स है मेरे लिए, हैकर्स हो गए, ये सब मेरे टारगेट ऑडियंस है, कि हैकर मेरा क्या क्या बिगाड़ सकता है, देखते हैं। तो मेरे इस कितने कितने कभी कभी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब देखते हैं। तो ये सब सारा चीजों को देखते टारगेट ऑडियंस बेस पे बनाई जाती है। नेक्स्ट इज पॉलिसी स्टेटमेंट। अब ये जो होता है यहाँ पर है कि आपने जो पॉलिसी जो नियम बना, वो नियम पूरी स्टेटमेंट यानी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉलिसी मैंने जो बनाया है। सपोज करिए हम बोलते हैं कि पासवर्ड पॉलिसी बनाए जो 7 कैरेक्टर कम नहीं दे सकता, तो इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स कहलाएगा। नेक्स्ट इज सैंक्शंस एंड वायलेशंस। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो कौन देख रहा है, अगर कोई वायलेट कर मतलब कोई इंसिडेंट रेज कर रहा है तो उसको कौन देख रहा है, और ऐसे अगर होता है तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या पनिशमेंट लग सकती है, तो वो सारा कुछ सेक्शंस और लगेगा कि अगर आपने इसको नहीं माना या ये वाला अगर ब्रीच किया तो उसको क्या सजा मिलेगी, क्या चीज, वो सारे सैंक्शंस एंड वायलेशंस में। यानी क्वेश्चन का नेगेटिविटी बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव में अगर किसी ने हैक कर दिया तो क्या करना है, उस केस में अगर वो पकड़ा गया तो उसको क्या सजा मिलेगी, ये नेक्स्ट इज रिलेटेड स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड प्रोसेस। अगर वो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट से कोई स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है जो इससे रिलेट करता है, तो उसके भी पॉलिसीज प्रोसेस और रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को डाली जाएगी, कि कौन सा रेगुलेटरी सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, ये तो जरूर डलेगा। अगर पॉलिसीज मेन पॉलिसी ये है लेकिन सब पॉलिसीज इसके रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, और इस पॉलिसी को किस प्रोसेस से फॉलो होना है, वो सब सारे इस रिलेटेड स्टैंडर्ड
पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेसेस में आए। लास्ट आएगा आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, किसको कांटेक्ट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड लास्ट ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड एज वेयर टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपना कीजिए, फिर आपका आएगा कि अगर इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जानना है तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, यूट्यूब से है, तो उनके क्या करते हैं वहां पर लिंक कि अगर इसकी डिटेल करनी है तो आप ये वाले लिंक पे जाकर और डिटेल पे पढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा ग्लोसरी और एक्रोनिम। ग्लोसरी और एक्रोनिम्स में मेनली वही है कि आपके अंदर में डॉक्यूमेंट में जितने भी टर्म्स, जो हार्ड टर्म्स जिनकी जिनको आसानी से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए लास्ट पेज पे हम ग्लोसरी दे सकते हैं विथ मीनिंग रिलेटेड, वो सब सारे हम बना सकते हैं। ये जो सारे पार्ट्स मिलकर तब एक सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बना। तो आई थिंक इतने में क्लियर है अभी। हाँ, वो आप कुछ बोल रहे थे, वो आवाज कट गई शायद। ये अभी इसमें से कुछ समझ नहीं आया वो मैं पूछ रहा नहीं, वो अंडरस्टैंडेबल है। हूँ। ये सारे क्लियर हो गए ना? हम्म। ठीक। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कितने तरह की होती है, ये एक्चुअली में तीन तरह की सिक्योरिटी पॉलिसीज। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। ये जो EISP कहलाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के स्कोप और ये डायरेक्शन देता है, मतलब हाँ ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं तो ये है, पहला आता है एप्लीकेशन पॉलिसी रिलेटेड काम, दूसरा आता है नेटवर्क एंड नेटवर्क डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर बैकअप और रिस्टोर पॉलिसी करता है, और सिस्टम पॉलिसी। ये सब जो आते हैं ये EISP के अंदर में आते हैं। एक एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप और क्या कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में वो काम करेगा, उसके रिलेटेड ये पॉलिसीज बनाई जाती है। सेकेंड जो होता है वो इश्यू स्पेसिफिक होता है, क्या इंसिडेंट ओकर होगा, उसके लिए स्पेसिफिक को सॉल्व करना आना चाहिए, और वो उसके अंदर में गाइडलाइंस के रूप में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे रिमोट एक्सेस और वायरलेस पॉलिसी, तो रिमोटली लेकर काम करना, इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान, या पासवर्ड की पॉलिसी या पॉलिसी जो पर्सनल डिवाइसेस, ये सब ISSP के अंतर्गत में आता है। लेकिन अगर कोई सिस्टम को सिर्फ कॉन्फ़िगर और मेंटेन करना है तो उसके लिए आता है SSSP, सिस्टम स्पेसिफिक। अब सिस्टम मतलब हो गया आपका डेस्कटॉप लैपटॉप के रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर में हम क्या लगा सकते हैं, DMZ पॉलिसी, जहाँ मतलब कि ज्यादातर फायरवॉल डिवाइस पे लगती है। इसके अलावा एनक्रिप्शन पॉलिसी, ये आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा IDS और IPS के लिए पॉलिसीज बनाना, ये सब डिवाइस के ऊपर लगती है। और लास्ट इज एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि कौन उस डिवाइस को एक्सेस करेगा, कौन नहीं करेगा, ये एक्सेस रिलेटेड भी पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में मतलब जैसे सर्वर रूम में 4 सर्वर है,
अब चारों सर्वर को कौन यूज करेगा, तो उसके अंदर में यूजर नेम और पासवर्ड देके दे दिया जाता है हम्म, डिवाइस में। अब सभी को उसका टर्मिनल नहीं मिलता, तो जिसको यूजर नेम और पासवर्ड रहता है वो उसी के पास वो टर्मिनल रहता है और वो ही वो काम कर सकता है। राइट और डिवाइस वाली पॉलिसीज बहुत सारी है। एक है एनक्रिप्शन पॉलिसी। एनक्रिप्शन पॉलिसी आई थिंक मैंने आपको दिखाया था। राइट। तो एनक्रिप्शन के लिए कैसे करते हैं, आपको याद हो तो? हाँ, वो प्रॉपर्टीज में जाके एनक्रिप्ट कर देते हैं। फाइल में जाकर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ये तो राइट। होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक फाइल को एनक्रिप्ट करनी है। अब मुझे हम्म, चाहिए कि पूरी ड्राइव एनक्रिप्ट करनी है। यानी अगर मैं ओके। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए ये मेरे 4.88 जीबी का पूरा ड्राइव है, जी ड्राइव। हम्म, अब मुझे हम्म, इसको पूरा एनक्रिप्ट करना है, पूरा ड्राइव एनक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, तो इसका भी सेम प्रोसीजर नहीं है क्या? नहीं, इसका नहीं, इसका अलग है। इसके ओके। लिए पहला आपको ये देखना होगा कि आपके पास विंडोज 10 का प्रो होना चाहिए। मतलब विंडोज ओके। 10 होम एडिशंस में या लोअर एडिशंस में ये अवेलेबल नहीं है। ओके। ठीक है, ये फीचर आपको प्रोफेशनल एंटरप्राइज इन सब में available है। ओके। इसके लिए जो फीचर को कहलाता है उसका नाम है बिट लॉकर। हम्म, बिट लॉकर क्या करेगा, आपकी जो भी ड्राइव्स है वो ड्राइव को एनक्रिप्ट कर देगा। हम्म, ठीक है, अब इसको एनक्रिप्ट करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। हम्म, रन में जाइए, कंट्रोल करिए। हम्म, कंट्रोल करने के बाद आप इसे बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन। ओके, दिस इज न्यू फीचर। हाँ, इसको करने के लिए आपको जो भी ड्राइव पे लगाना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, हम्म, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितने भी। ओके। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बिट लॉकर कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ से टर्न ऑन बिट लॉकर और चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर यहाँ से नहीं लेना तो आप डायरेक्ट ड्राइव पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको टर्न ऑन बिट लॉकर मिलेगा। तो टर्न ऑन बिट लॉकर पे जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये बोलेगा कि चूज यू वांट टू अनलॉक। इसके लिए मैं तो लॉक कर दूंगा, लेकिन तुम अनलॉक कैसे करोगे, तो आप एक पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ पर कि भाई कि ये अगर आपको अनलॉक करना है तो आपको ये पासवर्ड रिक्वायर्ड बताना होगा। है। तो जैसे कि मान लो मैं कोई पासवर्ड रख ही देता हूँ और नेक्स्ट करके लेंथ वाला पॉलिसी लगी हुई है ना। ये लगा, ये मेरा। अब अगर इसका रिकवरी की आपको रखना है, कल को अगर भूल ना जाए तो इसकी एक चाबी रख लेनी चाहिए। क्योंकि ये वाला इतना खतरनाक है कि अगर आप भूल गए तो फॉर्मेट के अलावा कोई चांस नहीं। ये फॉर्मेट के अलावा कोई चांस नहीं है, तो अभी हम नहीं रख रहे हैं। सेव कर देते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट, और ये पूछता है एनक्रिप्ट द यूज्ड दिस स्पेस ओनली, एनक्रिप्ट एंटायर ड्राइव। दिस कर तो एंटायर में तो टाइम लग जाएगा नहीं अगर। हो, क्योंकि मैंने इसमें 5 जीबी का जगह लिया है ना।
अच्छा। नेक्स्ट करके कौन से मेथड से, तो न्यू एनक्रिप्शन मेथड से स्टार्ट है। अब ये करेंगे encryption। ये एनक्रिप्शन कंप्लीट, ठीक है। ओके। ये ये ताला जैसे बन गया, मतलब ये एनक्रिप्शन हो गई। अब मशीन जैसे ही स्टार्ट होगी, ये पूरी तरह लॉक हो चुकी है। इसको मतलब बिटलॉकर विद पासवर्ड या विद पिन। हम बिटलॉकर लगाए हैं पिन के साथ। अभी तो ये खुलेगा क्योंकि अभी क्योंकि इसमें रीस्टार्ट नहीं हुआ, अभी जनरली खुलेगा, लेकिन ताला से आपको पता चल जाएगा। ये अच्छा, रीस्टार्ट जरूरी है। हाँ, रीस्टार्ट होगा तब तुरंत ये अप्लाइड हो जाएगा। आप ओके, इसे ऐसे रखेंगे मतलब कि नेक्स्ट सेशन के लिए ये हटाया देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या मैं रीस्टार्ट कर दूंगा, वो तो मुझे कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद एक दो और एक्टिविटी कर दूंगा, लगाता हूँ। कोई नहीं, आप ठीक है। नहीं, यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, अब ये है कि ये बस यही देखना है कि अगर मान लो रीस्टार्ट होगा तो डबल क्लिक करिएगा तो बताएगा पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड से काम हो गई। लेकिन अगर पासवर्ड याद नहीं रहा और ये लॉक्ड हो गया, तो जो रिकवरी की सेव की है हम उससे भी उससे खोल। उससे भी मतलब खोल सकते हो। उसका पूरा पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पासवर्ड के फाइल बनकर वो रखा हुआ है, तो वो फाइल जैसे ही मैच करेगा आप इस बल्कि समथिंग लाइक दैट, जो हम सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे थे हाँ, डॉक्यूमेंट्स। तो सर्टिफिकेट ही है। हाँ, वो सर्टिफिकेट। बगैर सर्टिफिकेट के काम नहीं है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट हो गया तो फिर काम नहीं। गुड। ये तो हो गई बिट लॉकर का नॉर्मल। अब बिट लॉकर जो है वो टीपीएम के साथ भी होता है। टीपीएम को बोला जाता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। टीपीएम को बोलते हैं ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। अब टीपीएम में क्या होता है कि अगर आप यही बिट लॉकर, यही चीजें आप टीपीएम फंक्शन के साथ करेंगे, तो वो हार्ड डिस्क के इफेक्टिव हो जाता है। फिर कोई हार्ड डिस्क भी चोरी कर ले, आपका ये डेटा कभी खोल नहीं देगी, ये ड्राइव कभी नहीं खोल। क्योंकि अगर आपके जिस सिस्टम में टीपीएम है, उस सिस्टम ने अगर इसे टीपीएम एनेबल्ड कर दिया, तो दूसरे सिस्टम में वो हार्ड डिस्क नहीं चल, वो उसी के इसमें चलेगा जिस सिस्टम पे आपने एनक्रिप्ट किया है। ठीक है। अब टीपीएम कैसे पता चलेगा कि मेरे इसमें टीपीएम है या नहीं है, तो इसके लिए आप खाली करिए रन में जाके लिखिएगा tpm.msc। तो यहाँ पर जैसे खुल गया, तो यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, इसको पढ़कर पूरा चीज ये बता देगा मेरे को। ठीक है, टीपीएम कंप्यूटर कॉन्फ़िगर टीपीएम एडिट सपोर्ट विंडो प्लेटफॉर्म, यानी ये वाला मेरा सपोर्टेबल है। यहाँ देखिए, इस कमांड के थ्रू आप जो भी ब्लॉक करना चाहते हैं, जो कमांड नहीं चलना चाहिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर थोड़ा दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में टीपीएम का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। टीपीएम का इस्तेमाल तब करना बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जब वो क्या करते हैं, वो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देंगे, सी टाइप को एनक्रिप्शन से लॉक कर देंगे, क्योंकि सी ड्राइव अगर लॉक हो गया तो किसी भी कीमत पे कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। और उस मोड में क्या करते हैं, वो इसकी एक फाइल बनाकर आपके पेन ड्राइव में दे देते हैं, और उसकी एक कॉपी वो अपने सर्वर पे भी रख लेते हैं। क्योंकि आपको अगर मान लो ये पेन ड्राइव गुम हो गया
या पेन ड्राइव का वो फाइल करप्ट हो गया, तो इसलिए कॉपी और रखते हैं उसके साथ, जो सर्वर में रहता है एडमिनिस्ट्रेटर के पास। इसीलिए तो उस मोड में क्या होता है कि आपका अगर सी ड्राइव कर दिया, तो आप जब तक पेन ड्राइव नहीं लगाएंगे आपका मशीन ऑन नहीं होगा। ओके। समझ में आ गया? हाँ जी। ये टीपीएम का चीज तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं, बाकी बाकी इसको भी मैंने किया नहीं है क्योंकि ये अभी फुल्ली एनेबल्ड नहीं है मेरे में, नहीं तो ये प्रिपेयर द टीपीएम आता है ऑप्शन। हाँ, मैं वही थोड़ा प्रैक्टिकल का ही करने वाला हूँ, थोड़ा सा यही नहीं, प्रैक्टिकल। मेरे चलो वाला मैं देखता हूँ एनेबल्ड नहीं है। बस। मेरे वाला खाली ये दिया है कि हाँ टीपीएम ये है। अगर मैं क्लियर कर दूंगा तो फिर मेरे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। ये यहाँ के ओके। इसको हुआ है। नहीं तो। क्योंकि ये देखिए साफ लिखा, क्लियरिंग योर टीपीएम causes you to lose your all TPM keys. You should only हम्म। this information if restricted by the system. तो लगा हम्म। हुआ है इसलिए इसके ऊपर सिक्योरिटी तो हम नहीं करते। हम्म। प्रमोद सर बोले कि ले जाओ। ठीक है, तो ये तो हो गई टीपीएम के बारे में, जो विश्व के साथ काम करता है, हम्म। इसी के थ्रू एप्लीकेबल होती है। जैसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखें, क्योंकि बिना पेन ड्राइव लगाए उनका सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, वो टीपीएम के थ्रू ही करते हैं। इसकी सिक्योरिटी इतनी है कि अगर कोई हार्ड डिस्क चोरी करके ले जाए तो हार्ड डिस्क को कुछ दिखेगा ही नहीं। राइट। और टीपीएम में ऐसा है कि टीपीएम में अगर आप फॉर्मेट गलती से करते हो या कुछ इस तरह से बिना की के, तो देयर इज चांस कि आपका हार्ड ड्राइव पूरी तरह लॉक हो जाए। क्योंकि बिटलो का टीपीएम का कोई इलाज नहीं है। एक तो ये हो गया कि भाई कि आपको इसके थ्रू आपको करना। हाँ, अब पॉलिसीज की जैसे बात कर रहे हैं, तो एक तो हो गया एनक्रिप्शन, मैं उसमें दिया था इसलिए मैंने आपको बताया। ये एग्जांपल्स में आपको दिया है, डीएमजेड वगैरह भी उसमें पढ़ेंगे फायरवॉल वगैरह में। राइट। ठीक। अब ये पॉलिसीज है, और एक दो पॉलिसी मैं भी प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। एक एक मिनट। सर जी, मैं भी 5 मिनट तक आता हूँ।
Hi, Prashant. I'm back. हेलो, आ गए आप? अच्छा, हाँ आ गए। नाइस। Hi. ठीक है, तो अभी हम एक और पॉलिसी की बात करते हैं जिस पर लगाने पड़ती है। एक स्टेप पे ही करना है। रन पे जाएंगे। रन पे लिखते हैं हम जीपी एडिट और नहीं, जीडी एडिट नहीं, सॉरी, जीपी एडिट पे टेकमोल डॉट इन। टेकमोल का मतलब होता है सिक्योरिटी पॉलिसी।
सिक्योरिटी पॉलिसी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट पॉलिसी। इस अकाउंट पॉलिसी में दो पॉलिसी होती है, एक होती है पासवर्ड और दूसरी होती है लॉकआउट पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी में हम सेट कर सकते हैं ये कुछ पैरामीटर्स को। और सबसे पहला पैरामीटर है पासवर्ड हिस्ट्री। जैसे हम पासवर्ड देते रहते हैं तो अगर मान लीजिए चेंज करने का एक टाइम होता है, तो बाई डिफॉल्ट इसका होता है 42 डेज। 42 दिन तक के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 42 दिन तक आप रखें पासवर्ड, आपको चेंज करना चाहिए। मैक्सिमम आप 42 दिन के बाद चेंज करना ही। तो इस तरह से करके अगर मान लीजिए 2-3 बार हमने पासवर्ड रखा, तो सिस्टम क्या करता है कि 2 बार याद कर लिया, अगर उसके पास हम देंगे कि 3 पासवर्ड आप लास्ट के याद रखिए, तो वो लास्ट के 3 पासवर्ड को दोबारा पासवर्ड यूज करने नहीं देते। ये जो होता है इसे कहते हैं पासवर्ड हिस्ट्री। यहाँ पर आप जितने नंबर ऑफ रखेंगे, मान लीजिए मैं रखता हूँ यहाँ पे 4, तो आखिरी जो 4 पासवर्ड दिए होंगे वो पासवर्ड को वो दोबारा रखने नहीं देगा। यानी 4 आपको यूनिक रखने पड़ेंगे, पांचवा आप दोबारा रख सकते हैं, नहीं छठा आप दोबारा रख सकते हैं, लेकिन पहले के जो 4 से 5 जो पासवर्ड होंगे वो यूनिक होने चाहिए, अलग अलग। तो यहाँ पर अभी मैंने 4 पासवर्ड से रिमेम्बर रखा, तो ये आखिरी के 4 पासवर्ड याद रखेगा और उसे दोबारा रखने नहीं देगा। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम पासवर्ड एज। मैक्सिमम पासवर्ड एज का मतलब होता है कि किसी भी पासवर्ड की मैक्सिमम एज कितनी है। मैक्सिमम एज का मतलब है कि इस पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा और आपको नया पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट तो 42 होते हैं, बाकी अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब जो आपको पॉलिसी एक्टिवेट करनी है। 15 दिन के लिए रखना है कि हर 15 दिन में लोग चेंज करें, हर 30 दिन में लोग चेंज करें, तो जितना भी आपको रखना है वो यहाँ पर अप्लाई करवाना। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी होंगे वो 30 दिन बाद उनके पासवर्ड एक्सपायर हो जाएंगे, और कंप्यूटर जब लॉगिन करेगा तो बोलेगा कि पहले आप पासवर्ड चेंज करिए, तब हम लॉगिन करने देंगे। नेक्स्ट इज मिनिमम पासवर्ड एज। मिनिमम पासवर्ड एज कि अगर आपने एक बार पासवर्ड रख दिया, उसे 3 दिन से पहले चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कंप्यूटर मना कर देगा कि नहीं, ये पासवर्ड आज नहीं, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, जो भी आप यहाँ पर जितने दिन देंगे उतने दिन बाद आप चेंज कर पाएंगे। तो सपोज करते हैं हम देते हैं 3, कोई भी पासवर्ड जो रखेंगे वो कम से कम रहना चाहिए। अगेन हम पासवर्ड में मिनिमम पासवर्ड है 0, यहाँ दिया हुआ है 0 कैरेक्टर्स का, तो 0 कैरेक्टर का आपका मिनिमम पासवर्ड होना चाहिए। तो मिनिमम पासवर्ड सपोज करते हैं हमारे 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो 8 आप लिख कर इसे अप्लाई करके कम से कम अगर 8 से कम लेटर का आप पासवर्ड देते हैं तो पासवर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट, ये अगर आप एनेबल रखते हो कि जो लॉगिन है कि भाई पासवर्ड छोटा है या इससे छोटा अगर हो तो इसके लॉग में क्रिएट हो जाए लॉगिन, जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई 8 कैरेक्टर से कम हो तो एक लॉग क्रिएट कर दो कंप्यूटर में, तो लॉग क्रिएट कर देगा, तो आपके उसमें इवेंट में आपको पूरा दिख जाएगा कि किसी ने पासवर्ड रखने की कोशिश की। इसके बाद पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पासवर्ड जब हम रखते हैं तो हमारा होता है एक कैपिटल लेटर का यूज करना, यानी कैपिटल ए समझ लीजिए, एक का यूज करना यानी एक नंबर्स का यूज करना है यानी 1 2 3, और एक सिंबल। तो ये बोलते हैं कि 4 तरह के कंबाइन करके हम पासवर्ड बना सकते हैं। इन 4 तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी 3 तरह का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसे password। तो अगर ऐसा चाहिए कि कम से कम ये 3 का तो यूज करे सिस्टम, उसके लिए वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप इसको एनेबल करिए, यानी कॉम्प्लेक्सिटी जो है रिक्वायरमेंट वो एनेबल करिए। इसके अलावा आपका आता है रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट, यानी मिनिमम पासवर्ड का अगर कोई लिमिट आपको रखना है तो लिमिट ना रहे कि कम से कम 3 कैरेक्टर का पासवर्ड लिमिट होना चाहिए। ये अगर नहीं रखना है या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो आपको यहाँ पे एनेबल करना है। फिलहाल हम इसको एनेबल नहीं करते हैं। लास्ट, स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन। जब भी हम पासवर्ड रखते हैं तो पासवर्ड एक 1 टाइम एन्क्रिप्शन होता है, लेकिन अगर आप उसको और एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसको एनेबल करने पर
जो पासवर्ड है वो रिवर्स एनक्रिप्शन हो जाती है, ओके। यानी इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये तो हो गई पहली पॉलिसी। अब पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको रन पे जाके चलाना है वही सीएमडी में जीपी अपडेट। इससे क्या होता है, पॉलिसी सारी अपडेट हो जाती ओके। है। अंडर पॉलिसी अपडेट यूजर पॉलिसी होगा, बस। अब ये अपडेट हो गया। अब किसी भी यूजर का पासवर्ड रखने की कोशिश करता हूँ, अगर सपोज करिए पासवर्ड, मैंने लगभग लंबा पासवर्ड रखा है, ठीक है। अब मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द पासवर्ड डज नॉट मेट द पासवर्ड पॉलिसी। ये मैंने लंबा तो रखा है, लेकिन अगर लेकिन पॉलिसी का में है कि कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। अब अगर मैं करता है कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड, ठीक है, और फिर ओके करता हूँ, तो बोल रहा है अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो वो कम सिर्फ 3 से 7 कैरेक्टर का है, जबकि मिनिमम मुझे कितना चाहिए, 8। एट। तो ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, एक 8 कैरेक्टर का हम रख लेते हैं। अब ओके करते हैं, तो ये देखिए पासवर्ड सेट है। नहीं तो वो पासवर्ड सेट करने नहीं देगा। तो ये पॉलिसी बना सकते हैं और ये पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। दूसरा है, दूसरा है आपका अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। यानी पहला तो हो गया पासवर्ड, दूसरा अकाउंट लॉकआउट। अकाउंट लॉकआउट का मतलब होता है कि इसमें भी 3 4 चीजें होती हैं जिसका अलग अलग मीनिंग है। तो जैसे पहला है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब होता है कि अगर किसी ने गलत पासवर्ड देकर काम मतलब करना चाहा और लॉगिन करने की कोशिश किया, लेकिन वो गलत पासवर्ड, तो गलत पासवर्ड कितने बार देगा वो, जो कंप्यूटर लॉक हो जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एटीएम में अगर हम पिन 3 बार देते हैं, तो चौथी बार में लॉक हो जाता है 24 घंटे के लिए। उसका 24 घंटे बाद आप दोबारा रीसेट करके दोबारा कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स के लिए आपका क्या है, लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं हम अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब कितने बार। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 10 इनवैलिड लॉगआउट अटेम्प्ट्स, यानी 10 लॉगिन, 10 बार अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करो तो 10 बार कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर में 3 बार होती है, तो हम यहाँ पे भी अपना 3 बार रखते हैं। इसके बाद होता है कि अगर मान लीजिए 3 बार गलत पासवर्ड हुआ, तो कंप्यूटर लॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिया है कि देखो अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉकआउट, तो यहाँ पर क्या बोला, एनेबल कर दो। एनेबल करने से कंप्यूटर क्या होगा, लॉक हो जाएगा। अब लॉक तो हो गया, लेकिन लॉक कितने देर रहेगा अगर कोई पूछता है, तो ये हो गया ड्यूरेशन, कि 10 मिनट तक ये लॉक रहेगा। जैसे आप अगर मोबाइल पे भी अगर गलत पैटर्न दे देते हैं, तो पहले वो 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाता है। तो ये गलत पैटर्न के हिसाब से, इसके हिसाब से तो कितना ड्यूरेशन वो सेट होता है यहाँ पर। तो एग्जांपल लेते हैं, मैं 3 साल 10 मिनट के लिए लॉक, अगर 24 डेज दोगे तो 24 डेज के लिए लॉक हो जाएगा, 24 आवर्स देंगे 24 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगा। यानी टाइम आप यहाँ पे दे सकते हैं इन मिनट्स। इसके बाद होता है कि अब अगर मान लीजिए जैसे बोलते हैं कि लॉक हो गया, ठीक है 24 घंटे के लिए लॉक है, लेकिन 24 घंटे के बाद क्या काउंटर रिसेट होगा या नहीं। तो रिसेट करने के लिए आपको यहाँ रिसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर 10 दे दिए, तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। यानी एक हो गया कि लॉक हो जाना, और फिर होता है अनलॉक भी होगा कि नहीं होगा, तो अनलॉक होने के लिए 10 मिनट ये भी, ताकि अपने अच्छा आप नहीं होता। तो प्रशांत, अगर मैं ये जो थर्ड ऑप्शन था, हाँ, अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट लॉकआउट, लॉकआउट, हाँ, इसे डिसेबल रखूं और 3 बार गलत पासवर्ड डाल दूं तो फिर क्या होगा? तो भी लॉक होगा, क्योंकि अगर आपने बाकी पॉलिसीज की है, बट एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट वो नहीं होगा लॉकआउट, ये तब यूजर्स के अकाउंट लॉकआउट होंगे। हाँ। ओके। ठीक है।
लेकिन क्योंकि अगर एडमिन खुद भी चाहता है कि कोई मेरे अकाउंट में ना एक्टिविटी करे, तो उसके लिए। ओके ओके, तो बेसिकली तो फिर वही हो गया ना कि इसे तो हम डिसेबल ही रखेंगे। हाँ अगर मतलब कि मैं नेटवर्क क्या था, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं इसे डिसेबल रखूंगा ना। हाँ नहीं, क्या होता है कंपनी में, क्या होता है, दो तीन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी दिए रहते हैं ना। हाँ नहीं, 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट दिए रहते हैं जैसे लेकिन L3 वाले दे देते हैं, L2 के लिए भी उनका अपना अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, बट उसमें एक लिमिटेशन होती है। बट अगर लॉक हो गया मतलब कि, तो आप कैसे मतलब कि इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये किस तरह से वर्क करेगा, मतलब कि एंड यूजर का अगर लॉक हो गया तो L2 वाला तो अगर वो उन्हें कॉल करता है कि भाई मेरा ऐसे हाँ सिस्टम लॉक हो गया है या लॉक हो गया है, तो मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो अगर वो भी लॉक हो गया होगा, अगर मैं पॉलिसी ऐसी बना दूंगा नहीं, कि एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉक मेन हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटर अपने पर पॉलिसी, ये पॉलिसी देखिए, ये तो अभी सिंगल सिस्टम है वर्क ग्रुप में, तो वर्क ग्रुप में तो ये खतरनाक है। लेकिन जब बिल्कुल। आपका सर्वर के एडमिन के थ्रू होता है, तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते ओके, तो स्टिल मतलब कि मेरे को इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस दिखा नहीं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर को ब्लॉक करने का क्यों, अगर मैंने 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया तो एडमिनिस्ट्रेटर भी ब्लॉक हो जाएगा। हैं। हाँ, तो नहीं तो यहाँ मतलब पर कि टाइम आप दे सकते हैं ना, ये टाइमिंग कितने देर के लिए, तो उसके बाद नहीं, अपने आप ये रिसेट हो जाता है वापस। डेटा आई अंडरस्टैंड, हाँ, मेरे को उसका 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 ना मकसद समझ नहीं आया, मतलब कि क्योंकि क्या होता है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को ब्लॉक करने का मकसद क्या हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर को ब्लॉक करने का मकसद हुआ कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर कब एनेबल करता है इसे, जब वो जैसे छुट्टी गया, लेकिन वो चाहता है कि अल्टीमेटली कि उस समय कोई उसको यूज ना करे। और उसने क्या किया, अपना एक टाइमर सेट कर दिया है, और वो टाइमर बहुत लंबे टाइम तक का सेट नहीं करता। हाँ। तो उस टाइमर में वो क्या करेगा कि अगर मान लीजिए किसी ने इनवैलिड किया, तो ये इशू बहुत बड़ी हो जाएगी। एक तो पहली बात कि किसने क्यों किया या किसने ट्राई किया, ये सेंसिटिविटी में बहुत ज्यादा ही रहेगा। लेकिन ये रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बच जाता है। नहीं बट ये तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तभी लॉक होगा ना जब मैं 3 बार गलत पासवर्ड डालता हूँ तो। हाँ, तो कोई भी मतलब कि हैकर यही एंड चीज करेगा ना, एडमिन का ही तो ट्राई करता है सबसे पहले। नहीं, एडमिन एडमिन एक वर्ड हो गया यूजर नेम, हाँ हाँ, और एडमिनिस्ट्रेटर एक हो गया, क्योंकि हो सकता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरा जो यूजर नेम है वो मेरे नाम से ही हो हाँ, सकता है कि मेरा यूजर नेम जो है वो किसी भी नाम से हो, XYZ भी हो शायद। इसमें वो वो है, एडमिन यूज करना वो एक अलग चीज हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर्स की राइट्स होती हैं। हाँ मतलब कि वही है कि मैं हाँ वही बात कर रहा हूँ कि एडमिन ट्राई करना, एक जो आपने कहा वो एडमिनिस्ट्रेटर जिसको एडमिनिस्ट्रेशन राइट है, ठीक है, हाँ, उन्हें ब्लॉक करने का मेरे को मकसद अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है ब्लॉक कि करने का मकसद ये है कि कल को अगर कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, कि ये देखिए, ये अभी हम जो देख रहे हैं इसमें मैं पहले तो इसका ब्रीफ मतलब कि बेस समझता हूँ कि एंड यूजर है। जैसे मेरा अभी एक यहाँ पे नेटवर्क है, ठीक है, मेरी हाँ प्रीमाइसिस में, जिसमें मैंने डोमेन बनाई है और मैंने ये पॉलिसी बनाई कि एंड यूजर जो है अगर वो 3 बार ट्राई करता है तो उसका लॉक हो जाए दस ठीक, मिनट के लिए, हम्म, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो एंड यूजर ना होके कोई और बंदा उसका लैपटॉप ट्राई कर रहा है। ठीक है, मैंने ये पॉलिसी इसीलिए बनाई। हम्म, अब अगर वो लॉक होता है तो मैं क्या उसके ऊपर एक और पॉलिसी ऐड कर रहा हूँ कि अगर वो लॉक करता है तो एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉक हो जाए, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर भी खोल ना पाए। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए इसमें क्या है, ग्रुप में, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पॉलिसी है, ये आप एडमिन्स के लिए तो कर रहे हो, लेकिन जब सर्वर्स में होती है, तो वहाँ ओयो का डिफरेंट, नहीं ओयो नहीं नहीं, सर्वर पे तो अभी मैं आया ही नहीं है कि मैं अभी एंड यूजर की ही बात कर रहा हूँ, एक लैपटॉप की ही बात अच्छा, कर रहा हूँ मेरी प्रोमाइसिस में। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं IT एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा आउट अकाउंट डिपार्टमेंट का एक यूजर है, मैंने उसे डोमेन में डाला है और हाँ, तो भाई उसमें डोमेन का पॉलिसी मतलब लगा। ही तो हुआ है सर्वर, हाँ जी। डोमेन का मतलब ही तो सर्वर इंक्लूड हो गया। हाँ ओके ठीक है।
तो सर्वर में क्या होता है कि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटर पर पूरी राइट्स होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ब्लॉक को अपना करवाता है, और वो यूजर को अलग ओयू में डाल के रखा होगा, अपने ओयू अपने उसमें तो नहीं रखेगा। यूजर को अगर मान लीजिए 10 मिनट, वो अपना भी रखेगा ब्लॉक। रीजन है उसके एब्सेंस में या उसके पीछे कोई उसका एक्सेस ना करे, और जब अगर एक्सेस करने जाए तो कुछ देर के लिए उसका ब्लॉक हो जाए। क्योंकि अगर गलती से एक्सेस हो गया तो वो 1 मिनट ही क्यों ना मिले, उतने देर में ही वो बहुत कुछ कर सकता है। और ये कम टाइम के लिए रखेगा ताकि उसका तुरंत रीसेट भी हो जाए, लेकिन उस रीसेट के चक्कर में इसका एक लॉग जनरेट तो हो जाएगा। ओके। कोई कोई क्या करता है, यूजर अपने एंड से अपने पीसी से भी ट्राई करते हैं कि उनके नाम का है तो उनका नाम डालते हैं, उनका एक पासवर्ड, बाई चांस एक्सेस हो जाए तो वहीं से बैठे बैठे कर लेंगे। राइट। तो अपने लिए भी वो लगाते हैं। हाँ, ये इसका एक डिमेरिट है कि एडमिनिस्ट्रेटर को खुद को बैठना पड़ेगा 5 मिनट या 2 मिनट, जो भी टाइमर लगाएगा, लेकिन उसका उस बेस पे सेफ तो हो गया। बट अगर वो फर्स्ट टाइम गलत पासवर्ड डालता है तो तब भी हमारे पास लॉग जनरेट होता है कि ये लॉगिन नहीं कर पाया क्योंकि नहीं इसने नहीं, गलत पासवर्ड तब डाला। तक नहीं कर पाएगा जब तक कि उस, क्योंकि वो हाँ, अगर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया होगा तो वो स्टार्टिंग से करता है, लेकिन क्योंकि सर्वर में है या इसमें बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा नहीं है कि हर एक हाँ, एक्टिविटी पे नहीं करता। जहां उसका थ्रेशोल्ड अटैक होता है वहां पर करता है। कि मान वहां लीजिए पे 3 बार लोग किया है तो तीसरी बार करेगा तो पता चल जाएगा। मतलब कि कैसे इसकी लॉगिंग कहाँ पे होती है? इसकी लॉगिन मिलेगी आपको, मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना है, रन में जाएंगे, रन में लिखेंगे इवेंट वी आर, अरे इवेंट VWR, हम्म। जिसे हम कहते हैं इवेंट व्यूअर। हम्म। ये जो इवेंट व्यूअर है इसमें आपकी लॉग्स जनरेट होती हैं, रिलेटेड किससे रिलेटेड है, एप्लीकेशन रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, देखते हैं। फिर जो ऑडिट हमने डाला है उस ऑडिट के बेस पे ऑडिट वाली भी आती है। हम्म। ये है ऑडिट, स्पेशल लॉग ऑन कर रहे थे, कोई लॉग ऑन किया है, ये अभी लॉग ऑन एक्टिविटी, सारी लॉग ऑन एक्टिविटी को ये रखा है। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये आज ही का 21/6 11:44 पे पॉलिसीज के बेस पे एक्टिविटी का दिखा रहा है। हम्म। ये रिपोर्ट आपको पूरा देता है। सिक्योरिटी इवेंट लॉग किया है, लॉगिन आईडी ये है, कंप्यूटर ये है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, चलो ठीक है। हाँ नहीं, तो ये पूरा जनरेट करता है रिपोर्ट, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा था ना कि आप कह रहे थे कि वो लॉग जनरेट हो जाए एटलीस्ट, इसलिए तो मैंने कहा कि वो तो अगर एक बार भी गलत पासवर्ड डाल रहा है तो उसका भी जनरेट हो सकता है हाँ, लॉग। तो लॉग अगर जनरेट, किसी ने एडमिनिस्ट्रेटर से ट्राई किया और उसका एक बार गलत पासवर्ड हुआ तब भी उसका लॉग तो जनरेट हो ही जाएगा। हाँ और दूसरी ये है कि उसे लॉग करने का मकसद जो था वो आपकी वो एक बात समझ आती है कि अगर बंदा यहाँ पे नहीं है और यूजर ने अपना ट्राई करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर का ट्राई करना शुरू कर दिया तो उसके पास नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ठीक वो है, नंबर। मतलब कि कोई 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 अल्टरनेट बंदा है हम्म, और बल्कि कोई जो मतलब कि सस्पिशियस पर्सन है, ठीक है ना, अगर वो आता है तो वो एक यूजर का ट्राई करता है फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का ट्राई करता है तो उसके पास नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं कि 6 बार हो गया। क्योंकि इंटरनल थ्रेड बड़े होते हैं ना, हम्म। उनको और ज्यादातर चीजें पता होती है कि किस तरह का पासवर्ड। हम्म। यहाँ पे लॉग जनरेट होती है, लॉग जनरेट का पूरा रिकॉर्ड बनता है। जब राइट। आप ये पॉलिसी अप्लाई करेंगे तब भी, राइट। तो इवेंट लॉग्स में आपको सब मिलेगा। ओके। तो ये दो तो पॉलिसी हो गई आपकी, जो ये तो अभी सर्वर में देखेंगे तो सर्वर में थोड़ी सी
अलग तरह से, क्योंकि वो ओयू बेस पे जीपी एडिट के थ्रू होती है, वो तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। ना, कुछ लोकल पॉलिसीज भी हैं। लोकल पॉलिसीज में जो पहली पॉलिसी है ऑडिट पॉलिसी। अगर आपको ऑडिट रिलेटेड, चाहे जो भी आपको एक्टिविटीज हो रही है उसके रिलेटेड अगर आपको रखना है, तो आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को एनेबल करने पड़ेंगे। जैसे लॉग ऑन इवेंट्स, की लॉग ऑन कर कोई करने की कोशिश कर रहा है, या अकाउंट लॉग ऑन इवेंट्स, यानी कोई भी अकाउंट, कोई भी यूजर अगर आपका लॉग इन कर रहा है और आपकी इसमें चाहिए और आपका मेंबर है। ज्यादातर ये जो पॉलिसीज जो इस्तेमाल होती हैं वो सर्वर बेस्ड पॉलिसीज है। रीजन, क्योंकि डोमेन में ऐड होकर ही लोग लॉग इन होते हैं। क्लाइंट बेस्ड पॉलिसीज भी लोग लगा कर रखते हैं अपने लिए, कि कल को मेरा सिस्टम कोई ना इस्तेमाल करे। इसलिए ये क्लाइंट बेस्ड पॉलिसीज दी गई। लेकिन एक्चुअल यूज नेटवर्क में ही आता है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ही सारा कुछ एक्सेसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑडिट रिलेटेड पॉलिसीज। अब अकाउंट लॉग ऑन इवेंट्स है, अकाउंट मैनेजमेंट का है, लॉग ऑन इवेंट्स है। बस आपको क्या करना है, इसको सक्सेस और फेलियर दोनों को एनेबल कर दें। यानी अगर किसी ने एक्सेस कर लिया तो वो उसके सक्सेस में आएगा, उसका भी लॉग बनाए, कि किसी ने एक्सेस किया तो भाई मेरा लॉग में आना चाहिए कि हाँ एक्सेस कर लिया। अगर हम्म। किसी ट्राई किया फेल हो गया, वो भी लॉग में आना चाहिए। तो ये ऑडिटिंग आप एनेबल कर सकते हैं, अप्लाई ओके करना है। अगर आपको देखना प्रिविलेज यूज कितना हो रहा है, उसको भी आप सक्सेस और फेलियर पे लगा सकते राइट। हैं। किसी भी पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए आपको जीपी अपडेट चलाना जरूरी है। तो अब ये यूज देखना है कि हमारा क्या उपयोग है, क्या सही है, उसके बेस पे काम करना है। इसके अलावा आपका होता है यूजर्स राइट्स असाइनमेंट। तो यूजर के रिलेटेड जितने भी तरह के पॉलिसीज होते हैं वो लगभग इसमें है। यानी यूजर रिलेटेड आपको कुछ काम करना है, कि एक है डिनाई लॉग ऑन लोकली, एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पर गेस्ट को डिनाई लॉग ऑन लोकली है, यानी लॉग ऑन लोकल में ये गेस्ट यूजर नहीं इस पीसी पे लॉग इन कर सकता है। अगर आपको इसको और भी ऐड करने किसी और को, तो आप जाइए यहाँ ऐड यूजर और ग्रुप को डालकर एडवांस फाइंड नाउ में जाकर आप अपना एक यूजर खोज लीजिए, जिस यूजर को आप लोकली लोकन से मना करना चाहते हम्म। हैं। तो अगर आपने कोई यूजर ऐड कर दिया, तो वो यूजर फिर लॉग इन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट। आपको क्या है, वो यूजर ऐड करने हैं। तो ये सारी एक एक पॉलिसीज है। ये खैर पढ़नी पड़ेगी सारी एक एक करके आपको, या वैसे ज्यादा यूज जो होती हैं वही लोगों को याद रहते हैं, हम्म। क्योंकि सारी पॉलिसीज तो याद होना नहीं है। 65,535 पॉलिसीज है टोटल। ओके। और शट डाउन फ्रॉम ए रिमोट सिस्टम। तो रिमोट सिस्टम के लिए अगर करना है तो अलाउ है, अगर किसी और यूजर को अलाउ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक तरह के आप पॉलिसीज के लिखे हुए हैं। थर्ड जो आती है दैट इज सिक्योरिटी ऑप्शन। इसके अंदर में भी अलग अलग पॉलिसीज आती हैं। यूजर रिलेटेड पॉलिसी कहलाती है, नीचे में आपको मिलेगा यूजर रिलेटेड, यूजर अकाउंट पॉलिसीज। तो इस पॉलिसी की एक्टिविटी कैसे होती है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, कि कैसे अगर ये पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपको इफेक्ट पड़ता है सिस्टम पे। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, किस तरह से अगर मान लीजिए इसको अगर क्योंकि इसमें ऑप्शंस हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर पे भी अप्लाई होता है। एक होता है प्रॉम्प्ट फॉर कंसेंट और प्रॉम्प्ट फॉर क्रेडेंशियल्स। हम्म। डेस्कटॉप में भी है एलिवेट विदाउट प्रॉम्प्टिंग। यानी आपको कंप्यूटर की एक्टिविटी बहुत सारे रोक देगा, ब्लॉक कर देता है करने। ओके। एक एग्जांपल देता हूँ।
कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपसे एक कंट्रोल आता है, एक कंसोल आता है, वहां पूछता है यस और नो। हम्म। ठीक है, तो वो जो ऑप्शंस आते हैं यस नो वाले, या वो यस नो ऑप्शंस ना आए, या वो यस नो जगह पूरी तरह से बंद हो जाए, वो सारे ऑप्शंस इन दोनों में होते, इन इन यूजर अकाउंट कंट्रोल वाले से होता है। उसको ओके। बोलते हैं यूएससी, यूजर अकाउंट कंट्रोल। इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं इस पॉलिसी। तो आज आपके लिए ये है, एक तो एक पॉलिसी देखिएगा और एक आप लोकल पॉलिसीज देखिए। ये बेसिकली एमएससी एमएससी पे आता होगा ना, इसके कोर्स में सारी चीजें इनकी डिटेल्स होती होंगी, बल्कि ये नहीं विंडो की फीचर्स हैं क्योंकि नहीं, मैं फिर से क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। ये जो अपना विंडो सर्टिफिकेशन है उसके हाँ कोर्स हाँ, में ये सारी चीजें कवर अप होती होंगी वैसे। सर्टिफिकेशन में भी आती है, हाँ। नहीं, पॉलिसीज उसमें ज्यादा नहीं देते, विंडो सर्टिफिकेशन में ज्यादा नहीं देते हैं। ओके। आपने विंडो सर्टिफिकेशन, आप तो सिक्योरिटी इंक्लूडेड हो गए हैं ज्यादातर में, तो इसलिए अब वाले में नए लेटेस्ट वाले में आते हैं, बट पहले इतने नहीं आते थे। ओके। कि अगर आपका उसमें लिखा रहता है कोर्स में, अगर सिक्योरिटी का पार्ट लिखा है तभी आपको वो इंक्लूड करेगा हम्म। कि आप सिक्योर, जैसे बिट लॉकर वगैरह नहीं देते हैं बहुत सारे उसमें, सर्टिफिकेशंस में, क्योंकि आजकल क्या ऐसा कि आपकी आवाज कट गई, क्या नहीं देते? फंडामेंटल, आजकल हर कोर्स को डिवाइड कर दिया ना, एक फंडामेंटल दे दिया, एक प्रोफेशनल दे दिया, एक एक्सपर्ट लेवल, ऐसे करके कर दिया। ओके ओके, समझ गया। तो उसके बेस पे अलग जी होती। अब जैसे सभी में पहले क्या था, अगर आप देखेंगे सिस्को में, कि सीसीएनए में आपके अलग अलग बहुत सारे पार्ट थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सीसीएनए में बहुत सारे पार्ट थे। राउटिंग था, फिर वायरलेस का अलग था, कम्युनिकेशन का अलग था आपका, फिर वॉइप नेटवर्क का अलग था। हम्म। मतलब उतने सारे, लेकिन अब क्या है, उसको मिला के एक ही पेपर कर दिया है डायरेक्ट में। अब वो कोलाबोरेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ पार्ट सीसीएनए में डाल दिया नए वाले में। यहाँ तक कि ओके एक प्रोग्रामेबिलिटी का भी पार्ट डाल दिया। ओके। ये फर्क है कि भाई कि अगर सिक्योरिटी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड सर्टिफिकेशन भी आ रहे हैं, बिना के भी आ रहे हैं, इस वजह से।